जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जी के पाठशाला पर। आज हम लोग अपनी पहली क्लास देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। हम लोगों का पहला चैप्टर रहने वाला है भारत का सामान्य परिचय। ये पूरा चैप्टर जो मैंने लिया है ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी किताब से पूरा चैप्टर बनाया हुआ है और इसमें मेरे पर्सनल नोट्स भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। और आप देखेंगे कि पढ़ाने का एक बहुत अलग तरीका दिखेगा आपको। और इसमें कॉन्सेप्ट छोटे छोटे जितने भी एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट बनते हैं सारे कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। और ये क्लास बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। और ये मेरी फर्स्ट क्लास है और बीपीएससी 4 के लिए मैं ऐसे ही क्लास आपके लिए लाता रहूँगा और ज्योग्राफी का पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी की बुक देखने वाले हैं और एससीईआरटी की। ये क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक पूरी ज्योग्राफी कवर कराने वाला हूँ। और बात कर ले, ये जो एनसीईआरटी की बुकें हैं ये सारी बुकों का निचोड़ इसमें मिलने वाला है। और मैंने बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनकी बारीकियों को भी देखने का प्रयास किया है, जिसमें बीपीएससी की पूर्वावलोकन की किताब को मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया कि बीपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन बनाती है और पूछती है। और उसके बाद विद मैपिंग कराने वाला हूँ। एक एक चीज़ पूरी पीडीएफ में आपको मिलने वाली है। पूरा पीडीएफ रहेगा, पूरा पीडीएफ फॉर्म में रहने वाला है। और आप क्लास देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ये फ्री में पेड जैसा आपको पढ़ाया जा रहा है। बहुत बिंदास क्लास रहने वाली है। तो लगभग 20 से 25 मिनट या 30 मिनट तक की ये क्लास रहने वाली है। और आपका आज भारत के सामान्य परिचय से सारा टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं। अब हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि बीपीएससी टीआरई 1 to 5 का जो सिलेबस है वो क्या है, बीपीएससी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, वो सारे टॉपिक आज हम आपको सिलेबस के रूप में बताने वाले हैं। अगर आप इतनी टॉपिक बड़े अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका ज्योग्राफी को लेकर सारी परेशानी दूर होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं बीपीएससी टीआरई में जो सिलेबस है। टीआरई मैंने 1 को देखा, टीआरई 2 को देखा और टीआरई 3 को देखा। जहाँ जहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे चैप्टर मैंने लेने का प्रयास किया है। और जो चैप्टर इसमें नहीं लिखे हैं उसको मैंने मिसलेनियस में रखा है और वो भी मैं सारा आपको कवर कराने वाला हूँ। चलिए एक बार बीपीएससी पीआरटी का 1 to 5 का सिलेबस हम लोग समझ लेते हैं कि क्या आता है 1 to 5 में। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर सिलेबस नहीं समझ में आता है, कौन सा टॉपिक पढ़े। तो सबसे पहले आप क्या है, सिलेबस एक कॉपी में लिख लीजिए, फिर उसी हिसाब से आप एक एक टॉपिक को कवर करते चलिए। आपका ज्योग्राफी से सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। मैंने इसमें एनसीईआरटी, एससीईआरटी और जो अदर बुकें चलती हैं स्पेशल बुकें, वहाँ से भी सारा सिलेबस कवर करने का पूरा प्रयास किया है। और आपको जैसे ही आप क्लास करेंगे आपको लगेगा कि हाँ कुछ आज देखने को मिला है। चलिए सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें ज्योग्राफी की तो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हम लोग इसको किस तरीके से पढ़ेंगे आपको देखने को मिलने वाला है, एकदम आसान हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहला टॉपिक हम लोग का रहने वाला है, सबसे पहला चैप्टर क्या है, भारत की स्थिति एवं विस्तार। उसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इससे हर बार टीआरई में क्वेश्चन आता है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा टॉपिक है हमारा सौर मंडल। और चौथा की बात कर लेंगे तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक एक टॉपिक इतना बढ़िया पीडीएफ से पढ़ाने वाला हूँ कि सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को ज्योग्राफी बिल्कुल भी नहीं आती होगी तो इस वीडियो देखने के बाद उसको इतनी अच्छी ज्योग्राफी लगने लगेगी कि उसका पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करेगा ज्योग्राफी। उसके बाद पाँचवा जो हम लोग का रहने वाला टॉपिक, विश्व के प्रमुख महाद्वीप। उसके बाद विश्व के प्रमुख घास के मैदान। सातवां रहने वाला है विश्व की प्रमुख पर्वत चोटियों के बारे में देखेंगे हम लोग। भूकंप, यहाँ से निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ज्वालामुखी, टीआरई 1 में भी क्वेश्चन आया, टीआरई 2 में आया, टीआरई 3 में लगातार क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। उसके बाद 10वां है प्रमुख खनिज, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। फिर 11वें नंबर पे है वायुमंडल।
12वें नंबर पे है प्रमुख चट्टानें, जैसे आग्नेय शैल चट्टान होती है, रूपांतरित होती है, कयांतरित चट्टान हो गई, परतजार चट्टान हो गई, सारी चट्टानों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद बात कर लेंगे भारतीय कृषि प्रणाली, जिसमें हम मिल्पा को देखने वाले हैं, मसूलों के देखने वाले हैं, खिल को देखने वाले हैं। ये सारी कृषि प्रणाली को देखने वाले हैं। गहन कृषि किसे कहते हैं, रोपण कृषि किसे कहते हैं, सारी कृषि के बारे में समझने वाले हैं। तो आज का जो हम लोग का पहला चैप्टर रहने वाला है, पहले चैप्टर के बारे में बात करें तो रहने वाला है भारत का सामान्य परिचय। भारत के सामान्य परिचय से हम लोग आज पहली क्लास करने वाले हैं और पहली क्लास में ही आपको इतना बेहतरीन समझाया जाएगा कि आपको मज़ा आने वाला है। आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे नहीं, ज्योग्राफी को जिएंगे। आज पहली बार आप ज्योग्राफी को जीने जा रहे हैं, एकदम फील करने वाले हैं ज्योग्राफी को। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं। ये जो हम लोगों का बैच रहने वाला है पूरा का पूरा फ्री रहने वाला है और इसमें हम लोग जो पहला टॉपिक अपना करने वाले हैं तैयारी 4 के लिए, तो वो है भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल और पहला टॉपिक रहने वाला है भारत का सामान्य परिचय। किसके लिए? बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए पढ़ने वाले हैं। चलिए अब बात कर लें भारत के, अगर हम लोग सामान्य परिचय के बारे में बात कर लेते हैं तो भारत के सामान्य परिचय जानने से पहले हमको पता होना चाहिए कि भारत की स्थिति क्या है। भारत की स्थिति विश्व के मानचित्र में क्या है, विश्व के मानचित्र में पता होनी चाहिए, ग्लोब में स्थिति पता होनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे बात कर ले तो एशिया महाद्वीप में भारत की क्या स्थिति है। चलिए देख लेते हैं। पूरा मैप से समझाने वाले, एक एक चीज़ आपके एकदम दिमाग में बैठाने वाले हैं। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा हाँ निश्चित रूप से आपको क्लियर हो गई चीज़ें। अब बात कर लीजिए, जैसे ये है क्या हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये कौन सी देशांतर रेखा है? देशांतर रेखा है। और ये क्या है? ये क्या है? इसको बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा ये क्या है? भूमध्य रेखा। अब भारत क्या है? भारत ये है। भारत क्या है? भारत ये है। तो ये भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध। और ये क्या है? पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर। देखिए ये क्या है? ये क्या है? उत्तरी गोलार्ध है और पूर्वी क्या है? देशांतर। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है, ये पश्चिम है और ये क्या है? पूरब है। तो भारत कहाँ स्थित है? भारत की स्थिति की बात कर लें तो भारत ये स्थित है। भारत क्या है? भारत ये स्थित है। भारत ये स्थित है। भारत क्या है? ये स्थित है। तो भारत देखा जाए तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और एशिया महाद्वीप की बात कर लेंगे तो एशिया के क्या है? दक्षिण में है। अगर एशिया की बात कर लेंगे, ये पूरा क्या है? ये पूरा एशिया है। तो एशिया के भारत कहाँ है? दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण में स्थित है। चलिए तो आपको समझ में आया? तो बात कर लेते हैं हम लोग। अगर बात कर लें हम लोग कि भारत की अगर स्थिति के बारे में बात कर लें, भारत की स्थिति तो विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र में बात कर लें तो ये उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पे? उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में है। और ग्लोब पे अगर स्थिति की बात कर लें तो उत्तर पूर्व, कहाँ पे है? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व गोलार्ध में, उत्तर पूर्व में स्थित है। और अगर एशिया महाद्वीप में बात कर लें तो एशिया महाद्वीप के कहाँ है? दक्षिण में। कहाँ पे है? दक्षिण में। एशिया महाद्वीप के कहाँ पर है? दक्षिण में स्थित है। अच्छा अब उसके बाद बात कर ले भारत का क्षेत्रफल। बात कर ले भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो बात कर ले अगर भारत के क्षेत्रफल की 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अगर एनसीईआरटी की बात कर ले तो एनसीईआरटी में क्या लिखा है? 3.28 मिलियन। कितना लिखा है? 3.28 मिलियन लिखा हुआ है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। जो बात कर लें अगर हम लोग भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। 2.42% के साथ इस पे 17.5% जनसंख्या क्या है? निवास करती है, मतलब रहती है। चलिए अब हम बात कर लेंगे भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर इसके क्षेत्रफल की कितना था क्षेत्रफल? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। इसके हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। विश्व का क्या है? 7वां सबसे बड़ा देश है।
भारत से बड़े अन्य देश, भारत से बड़े अन्य देशों की बात कर लेंगे तो रूस हो गया, उसमें कनाडा हो गया, चीन हो गया, यूएसए हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। तो इसके लिए एक ट्रिक भी है याद करने के लिए, एक ट्रिक है, क्या है? रुक भारत, रुक रुक चीन, अब आ भारत में। देखिए रूस से हो जाएगा, रूस है पहले नंबर पे, रूस दूसरे पे है कनाडा, फिर उसके बाद क्या है? तीसरे नंबर पे है चीन, चीन के बाद फिर क्या है? यूएसए अमेरिका, फिर क्या है अगला? अब से हो जाएगा ब्राज़ील, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ब्राज़ील, ब्राज़ील हो जाएगा। ब्राज़ील के बाद क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या हो जाएगा? 7वें नंबर पे भारत हो जाएगा। 7वें नंबर पे क्या होने वाला है? भारत आने वाला है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान क्या है? 7वें नंबर पे है। और बात कर लेते हैं उसके बाद भारत आकार, भारत का आकाश कहता है, भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। कैसा चतुष्कोणीय? देख लेते हैं एक बार, ये देखिए भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। ये देखिए भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। ये क्या है? चतुष्कोणीय। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय। इस वजह से कहा जाता है भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब बात कर ले अक्षांशीय विस्तार। भारत के अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करेंगे, ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य फैला हुआ है। और अगर भारत का देशांतरी विस्तार की बात कर लेंगे, ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैला हुआ है। चलिए और बात कर ले उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात कर लें, ये 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की चौड़ाई की बात कर ले, ये 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर बात कर लें, इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। जो कहाँ पर है? लद्दाख में है। चलिए इसके बारे में बात कर लें। ये देखिए भारत के अगर हम बात कर लेते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु ये क्या है? 37 अंश 6 मिनट से लेकर अक्षांशीय विस्तार जो है 8 अंश 4 मिनट तक है। और उसके बाद देशांतरी विस्तार की बात कर लेंगे, 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट। ये क्या है? अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार के बारे में बता रहा है। अगर उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात कर लेंगे, 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम की ये चौड़ाई के बारे में बात कर लें तो ये कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर लेंगे, उत्तरी बिंदु तो ये क्या है? इंदिरा कॉल। क्या है? इंदिरा कॉल, जो कहाँ है? लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु मुख्य भूमि का तो यह कन्याकुमारी, कन्याकुमारी क्या है? कन्याकुमारी है। और सबसे अगर पश्चिमी बिंदु की बात कर ले तो गुहार मोती है। और बात कर लें सबसे पूर्वी बिंदु की तो यह है किबिथू। कौन से है? किबिथू। अगर उत्तरी बिंदु की बात कर ले तो ये पड़ता है लद्दाख में। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और दक्षिणी बिंदु की बात कर ले तो यह है तमिलनाडु में है। और पश्चिमी बिंदु की बात कर ले तो यह है गुजरात में है। और पूर्वी बिंदु की बात कर ले, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। चलिए तो ये यहीं पे ये चीज़ लिखी हुई है। सीधा एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई मैं बता चुका हूँ। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर। पूरब से पश्चिम की लंबाई की बात कर लेंगे तो 2933 किलोमीटर। और बात कर ले भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल जो कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु तो वो है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में 6 अंश 4 मिनट पे पड़ता है। 6 अंश 4 मिनट पे पड़ता है। ये बात कर लें। ये वाला बिंदु कौन सा? ये वाला बिंदु पड़ता है ग्रेट निकोबार में। ये वाला बिंदु ये यहाँ पर है, ग्रेट निकोबार है। ये पड़ता है 6 अंश 4 मिनट पर। इसको बोलते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु। देखिए भारत का विस्तार अंडमान निकोबार तक है। इस वजह से भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है 6 अंश 4 मिनट ग्रेट निकोबार में। और भारत की अगर मुख्य भूमि का पूछा जाए तो ये क्या है? भारत की मुख्य भूमि है।
ये क्या है, ये वाली क्या है, ये भारत की मुख्य भूमि, ये वाली भूमि भारत की मुख्य भूमि है। तो ये यहाँ पर है जो, तो इससे 8 अंश 4 मिनट, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी। ये क्या है, तमिलनाडु में पड़ता है और इसी को केप कमोरिन बोलते हैं, इसी को कमोरिनेस भी बोला जाता है। चलिए तो देख लेते हैं एक एक करके हम लोग। तो एक एक चीज़ आपको एकदम क्लियरिटी के साथ समझ में आ रही होगी। तो मैंने देखा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो का है ग्रेट निकोबार में है 6 अंश 4 मिनट पे। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, देखिए मैंने क्या बोला था, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, तो वो क्या है, कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी, इसी को कमोरिनेस कहा जाता है, केप कमोरिन भी कहा जाता है। उसके बाद भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु जिसे गुहार मोती या गुहार माता कहते हैं, ये कहाँ है, गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु जिसे बोलते हैं किबिथू या वलांगू, वो कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। चलिए और आगे देख लेते हैं। पूरा एनसीईआरटी का मैंने एक एक पॉइंट एनसीईआरटी से लिया, एक एक लाइन एनसीईआरटी के लिए है। अब बात कर लेंगे भारत की, अब हम लोग बात करने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा। भारत की जो स्थलीय सीमा से कुछ देश लगे होते हैं और भारत की जलीय सीमा से कुछ राज्य लगे हुए हैं, तो उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई की बात कर लें तो ये 15,200 किलोमीटर, कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की अगर बात कर लें तो स्थलीय सीमा कौन सी है उसके बारे में बात करें। स्थलीय सीमा कहते किसे, ये वाली स्थलीय सीमा है, कौन सी, ये वाली स्थलीय सीमा। देखिए जो हम ये रन कर रहे हैं वो स्थलीय सीमा में आता है, वो क्या है, स्थलीय सीमा। यहाँ आके स्थलीय सीमा ख़त्म हो जाती है आपकी। और भारत की अगर जलीय सीमा की बात कर लेंगे इसी में हम लोग, और भारत की जलीय सीमा की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो भारत की जलीय सीमा के बारे में अगर देखेंगे तो भारत की जो जलीय सीमा है, भारत की जो जलीय सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर, वो ये है जलीय सीमा। जलीय सीमा क्या है, ये इतनी जलीय सीमा है। जो स्थलीय सीमा की जलीय सीमा क्या है, आधी है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, फिर से देख लेते हैं हम लोग एकदम एक एक चीज़। आपको टॉपिक जब तक क्लियर नहीं करवा देंगे, आपको टॉपिक एकदम क्लियर होने वाला है। उसके बाद बात कर लेंगे जो स्थलीय सीमा है वो 16 राज्यों से और 2 यूनियन टेरिटरी और 7 देशों से होकर गुजरती है, 7 देशों से टच होती है। बात कर ले यहाँ पर 2 यूनियन टेरिटरी हैं, ऊपर है लद्दाख और नीचे है जम्मू कश्मीर। ये 2 यूनियन टेरिटरी हो गए और 16 राज्य और 7 देश। 7 देश कौन कौन से बात कर लेते हैं, 7 देश। उसमें सबसे पहले देश की बात कर लेंगे तो यहाँ पर है बांग्लादेश, यहाँ पर क्या है, बांग्लादेश। यहाँ पर क्या है, म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार है। ये छोटा से क्या है, भूटान है। यहाँ पर क्या है, नेपाल है। यहाँ पर पूरे क्या है, चाइना है। और यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान है। और यहाँ पर क्या है, अफ़गानिस्तान है। तो हम देखने वाले हैं इनकी कितने किलोमीटर सबसे ज़्यादा सीमा किस देश से भारत की लगती है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। अगर हम बात कर लें बांग्लादेश की जो सीमा है भारत से जो लगती है ये है 4,096.7 किलोमीटर। पूरा क्या है, एनसीईआरटी का डाटा लिया गया है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है। उसके बाद बात कर ले चीन से बात कर ले तो ये है 3488 किलोमीटर। उसके बाद बात कर ले पाकिस्तान से है 3330 किलोमीटर। नेपाल से बात करेंगे तो 1751 किलोमीटर। म्यांमार से बात करेंगे तो ये 1643 किलोमीटर। और भूटान से बात करेंगे ये है 699 किलोमीटर। चलिए सबसे कम बात कर लेंगे तो ये है अफ़गानिस्तान से, कितना, 106 किलोमीटर। मात्र 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। सबसे ज़्यादा की बात कर लेंगे, अब इसी में हम लोग सबसे ज़्यादा के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा सीमा किससे बनाता है, सबसे ज़्यादा सीमा पूछा जाए तो बांग्लादेश से और सबसे कम अफ़गानिस्तान से। सबसे कम क्या है, अफ़गानिस्तान से, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है भारत। उसके बाद बात कर लेते हैं आगे, हम लोग देख लेते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं भारत की जलीय सीमा के बारे में बात कर लें। भारत की जलीय सीमा ये 9 राज्यों से और 4 यूनियन टेरिटरी से घिरी हुई है। 9 राज्यों से और 4 यूनियन टेरिटरी से सीमा साझा करती है। तो बात कर लेते हैं कौन कौन सी राज्य हैं और कौन कौन से यूनियन टेरिटरी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे गुजरात के अगर किलोमीटर की बात कर लेंगे, सबसे जो बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य है वो क्या है, गुजरात है। ये 1214 किलोमीटर। उसके बाद महाराष्ट्र को देखेंगे, महाराष्ट्र दूसरा राज्य, तीसरा है गोवा,
जो सीमा साझा करते हैं तटीय क्षेत्र। उसके बाद बात कर लेंगे कर्नाटक हो गया, कर्नाटक के बाद में केरल हो गया, केरल के बाद में तमिलनाडु हो गया, तमिलनाडु के बाद में आंध्र प्रदेश हो गया और आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा हो गया, उड़ीसा के बाद पश्चिम बंगाल देखने को मिलता है। उड़ीसा के बाद क्या है? पश्चिम बंगाल। और उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में बात कर लेते हैं तो दादरा नागर हवेली और दमन एवं दीव, दादरा नागर हवेली, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप हो गया, उसके बाद पांडुचेरी हो गया और उसके बाद बात कर ले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर बात कर ले सबसे ज़्यादा जो तटीय रेखा किसकी है, सबसे ज़्यादा बात कर ले तो जी बराबर ATM, जी बराबर ATM। ये क्या है? ट्रिक। अगर राज्यों में बात करेंगे सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला कौन सा? गुजरात, 1214 किलोमीटर। उसके बाद बात करेंगे आंध्र प्रदेश, कौन सा? उसके बाद क्या है? आंध्र प्रदेश। उसके बाद T से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। T के बाद क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। M से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। M से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। सबसे ज़्यादा अगर राज्यों में बात करेंगे तो हो जाएगा गुजरात, और केंद्र शासित अगर प्रदेश में बात करेंगे तो हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्योंकि 1962 किलोमीटर है। केंद्र शासित प्रदेश में बात करेंगे तो अंडमान निकोबार और राज्यों में बात करेंगे तो गुजरात। ये आपको क्रम याद रखना, क्योंकि कभी कदार गुजरात ना देकर आंध्र प्रदेश दे देता, तमिलनाडु दे देता है, महाराष्ट्र दे देता है, गोवा दे देता है। इस टाइप में आपको ऑप्शन मिल सकता है। यहाँ से इतना आपको क्लियर हो गया। एक एक चीज़ NCERT की ली गई है और आपको मुझे निश्चित है कि आपको एक एक चीज़ समझाने पाने में मैं सफल हो रहा हूँ। पूरी एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के मध्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की बात कर ले, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर क्या करती है? गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। कौन कौन से राज्य हैं? पहला क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान हो गया, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड हो गया, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद मिजोरम हो गया, मिजोरम के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया। और इसको अगर सबसे ज़्यादा की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा कहाँ से गुजरती है? सबसे ज़्यादा गुजरती है वो मध्य प्रदेश से गुजरती है। सबसे ज़्यादा क्या है? MP से गुजरती है सबसे ज़्यादा। और सबसे कम की बात कर लेंगे तो सबसे कम हो जाएगा आपका, सबसे कम जो होने वाला राजस्थान। सबसे कम कहाँ से गुजरती है? राजस्थान। और एक जो राज्य की राजधानी इस पर स्थित है वो झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। रांची इसी पर स्थित है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची इसी पर स्थित है। अब इसको याद रखने की एक ट्रिक है। अगर बात कर ले मित्र पर गमछा झार, एक बार में आपको याद है। मित्र से क्या हो जाएगा? मित्र से हो जाएगा मिजोरम, माँ से मिजोरम हो जाएगा, ता से त्रिपुरा हो जाएगा, पा से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, रा से हो जाएगा राजस्थान, गा से हो जाएगा गुजरात, माँ से हो जाएगा मध्य प्रदेश और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और झा से हो जाएगा झारखंड और रा से हो जाएगा राजस्थान। तो ये सारे आपको क्लियर हो जाएगा अगर आप मित्र में गमछा झारी को याद रखते हैं, तो आपका सारा डाउट यहीं से क्लियर होने वाला है। चलिए, अब ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब हम बात करने वाले हैं भारत मानक समय रेखा। भारत मानक समय रेखा की अगर हम लोग बात कर लें तो इसे बोला जाता है IST। IST का मतलब क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो बात कर लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की, जो क्या है यहाँ से होकर गुजरता है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। इसे क्या बोला जाता है? पूर्वी देशांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? देशांतर। पूर्वी देशांतर बोला जाता है, क्योंकि ये क्या है? ये देशांतर रेखा होती है, ये वाली देशांतर रेखा। इसकी क्या है? पूरब में है 82.5 डिग्री पूरब में। ये 0 डिग्री देशांतर है, इसके 82.5 डिग्री पूरब में है, इसी वजह से इसको ज़्यादा कहा जाता है पूर्वी देशांतर। यहीं से भारत का समय की गणना की जाती है। चलिए, अब बात कर लेते हैं भारत मानक समय की, जिसे बोला जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगर इसकी स्थिति की बात कर लेंगे तो ये प्रयागराज के निकट मिर्ज़ापुर में स्थित नैनी गांव, मिर्ज़ापुर में स्थित प्रयागराज से ये निकलता है और उत्तर प्रदेश के नैनी गांव में ये पाई जाती है रेखा देखने को मिलती है। उसके बाद बात कर लें, यह जो रेखा है वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये रेखा कहाँ है? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। बात कर ले किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा हो गया। ये आपको 5 राज्य देखने को मिलने वाले हैं। सीधा सीधा पेपर में आ जाता है कि जो मानक समय रेखा है भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये 3 नाम डाल देंगे, एक नाम क्या है अलग कर देंगे, तो आपको बताना होगा उसमें से।
चलिए अब हम लोग क्या भारत का मानक समय भी जान गए। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब हम लोग इस टॉपिक का सबसे कठिन और जो बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता या नहीं समझ में आता है वो भी टॉपिक कवर करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ ये लाइन बाय लाइन, और आज आपको इससे पूरा डाउट क्लियर कराने वाले हैं। तो बात कर लें यूनियन क्लॉज की। अगर यूनियन क्लॉज की अगर बात करते हैं हम, तो इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। मतलब जो सागर है, सागर के नियमों को, कि सागर में कहाँ तक किसका दायरा आता है, किस देश के दायरे में वो सागर का क्षेत्र आता है, उसके बारे में समझने का प्रयास करने वाले हैं। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जब 1 किलोमीटर चले, हम लोग जब चलते हैं तो उसको क्या है किलोमीटर में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? किलोमीटर में मापा जाता है। लेकिन जो सागर की लंबाई मापी जाती है, जैसे ये पूरा पूरा सागर है, तो इसकी जो लंबाई नापी जाती है वो नॉटिकल माइल में नापी जाती है। किसमें? नॉटिकल माइल में मापी जाती है। तो एक एक करके एक एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। आपको एक एक चीज़ मैं समझाने वाला हूँ और मुझे विश्वास है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। एक नॉटिकल माइल की बात कर लें तो ये होता है 1.852 किलोमीटर। 1.852 किलोमीटर। हमारे यहाँ जो होता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर 1.852 किलोमीटर होता है। ये एक नॉटिकल माइल। अच्छा, एक फैदम की बात कर लें। एक फैदम होता है 6 फीट। 6 फीट गहरा होता है। एक फैदम क्या होता है? 6 फीट गहरा होता है। अब हम लोग यूनियन क्लॉज को समझने वाले हैं कि यूनियन क्लॉज क्यों ज़रूरी हुआ। जैसे मान लीजिए, एक मिनट, यूनियन क्लॉज को समझते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देख लेते हैं। जैसे ये पूरा भारत है, ये पूरा क्या है? भारत है। अब भारत में ये समुद्र सीमा है, ये समुद्र है। समुद्र में कोई भी देश अपना अधिकार जमा लेता था कि ये जो क्षेत्र है ये मेरा है। तो इसी के लिए एक यूनियन क्लॉज बनाया गया कि इसका समुद्र का कितना क्षेत्र है जो उस राज्य को मिलेगा या उस देश को मिलेगा, कहाँ तक की सीमा निर्धारण की गई कि समुद्र से कहाँ तक की। ऐसे तो आप कहीं भी जा सकते हैं समुद्र में, ऐसा थोड़ा ना कि ये समुद्र भारत के पास का तो भारत का अधिकार क्षेत्र हो गया इस पर, ऐसा नहीं है। जैसे चीन है, बार बार यहाँ पर घुसाता है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र का है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको क्या है समझाएंगे, एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। तो ये देखिए, जब ये नापा गया समुद्र सीमा, तो यहाँ पर ये क्या तट क्या है? कटा फटा था। कटे फटे के मारे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो इसके लिए क्या है, एक आधार रेखा खींची गई। आधार रेखा खींची गई, ये ऐसे आधार रेखा खींची गई कि ये आधार रेखा रहेगा, जो इसके अंदर का जल होगा तो उस पर केवल उसका अधिकार होगा जो राज्य इसके सबसे समीप होगा। जो राज्य क्या होगा? इसके सबसे समीप होगा। और आधार रेखा से समुद्र की दूरी को मापा जाएगा, क्योंकि ये कटा फटा नहीं है। कटा फटा नहीं, एक आधार रेखा काल्पनिक रेखा मानी गई, जिसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि अगर जैसे हम यहाँ से नाप रहे हैं तो कोई तट तो बहुत ज़्यादा अंदर है और कोई तट बहुत ज़्यादा बाहर है, तो इसकी जो लंबाई मापी गई तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। तो इसी वजह से हम लोगों को एक आधार रेखा खींचनी पड़ी। चलिए देख लेते हैं अब हम लोग आगे। एक एक चीज़ आपको बड़ी आसानी से समझ में आने वाली है। अगर हम लोग ये आधार रेखा की बात कर लें तो आधार रेखा खींचने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि तट का कटा फटा होना, जिसकी वजह से जो नॉटिकल माइल है वो सही से नहीं मापी जा पा रही थी। समुद्र की जो दूरी है वो सही से नहीं मापी जा पा रही थी। तो इसके अंदर के जल को क्या कहते हैं? इसके अंदर के जल को आधार रेखा, इसको कहा जाता है आधार रेखा। और इसके अंदर के जल को इंटरनल वाटर कहते हैं या आंतरिक जल कहते हैं। इसके अंदर के जल को इंटरनल वाटर या आंतरिक जल कहते हैं। और इस पर उसी का अधिकार होता है जो इसके सबसे समीप होता है। जो राज्य या जो देश इसके सबसे समीप होता है उसी का इस पर अधिकार होता है। अब बात कर लें, अगर बात कर लें आधार रेखा से जैसे हम 12 नॉटिकल मील तक चलते हैं, 12 नॉटिकल मील तक चलते हैं तो इसे बोला जाता है, 12 नॉटिकल मील तक चलते हैं इसे बोला जाता है टेरिटोरियल सी वाटर। टेरिटोरियल सी इसी को बोला जाता है प्रादेशिक जल क्षेत्र बोला जाता है। और जैसे ही हम आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक चलते हैं, कितने? 24 नॉटिकल मील तक चलते हैं, इसे बोला जाता है कॉन्टिगुअस जोन या इसी को बोला जाता है सन्निहित क्षेत्र। क्या बोला जाता है? सन्निहित क्षेत्र बोला जाता है। और उसके बाद जैसे ही हम आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील चलते हैं, कितना? 200 नॉटिकल मील चलते हैं, तो इसे बोला जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जोन, मतलब
अनंत आर्थिक क्षेत्र, अनंत आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। चलिए एक एक को, और जैसे ही हम 200 नॉटिकल मील के आगे चलते हैं तो उसे बोला जाता है खुला सी। खुला सी मतलब हाई सी, यानी कि खुला सागर बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? खुला सागर बोला जाता है। अब एक एक करके इसमें अधिकार क्षेत्र को समझने वाले हैं, क्या क्या अधिकार क्षेत्र होता है। तो एक एक क्षेत्र को हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टेरिटोरियल सी को। टेरिटोरियल सी को यानी कि प्रादेशिक क्षेत्र को। यह क्षेत्र आधार रेखा से 12 नॉटिकल माइल तक फैला होता है। यह क्षेत्र क्या है? जैसे ये आधार रेखा है उससे 12 नॉटिकल माइल तक होता है। कहाँ? 12 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ होता है। और इसके अधिकार क्षेत्र क्या होते हैं ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके अधिकार क्षेत्र की बात कर लें, इस पर उस देश का अधिकार होता है जो इसके सबसे समीप होता है। इसका उस देश पर अधिकार होगा जो इसके क्या होगा? सबसे समीप होगा। जैसे भारत होगा या बांग्लादेश इसके समीप होगा तो बांग्लादेश का अधिकार होगा। म्यांमार इसके सबसे समीप होगा तो म्यांमार का अधिकार होगा। चीन इसके सबसे समीप होगा तो चीन का अधिकार होगा। पर लेकिन जिस भी देश का अधिकार होगा तो क्या क्या अधिकार होगा? इस क्षेत्र में समुद्र पर तथा आकाश दोनों पर पूरा पूरा अधिकार होगा। समुद्र पे भी अधिकार होगा और आकाश पे भी अधिकार पूरा पूरा होगा। जैसे ये मान लीजिए ये भारत है, ये भारत है। अब ये 12 नॉटिकल मील हो गया। अब 12 नॉटिकल मील में ये जो समुद्र वाला एरिया है तो ये भी भारत ही का अधिकार है पूरा। और ये आकाश वाला जो एरिया है ये भी सब भारत का अधिकार है। अगर कोई जहाज़, जैसे मान लीजिए कोई जहाज़ है, कोई जहाज़ अगर इसके अंदर आ गया, इसके अंदर कोई जहाज़ अगर आ गया, जैसे कोई जहाज़ आ गया तो भारत क्या इसको मिसाइल से उड़ा भी सकता है। भारत इसको मिसाइल से उड़ा भी सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। भारत इसको मिसाइल से उड़ा भी सकता है क्योंकि भारत का जो अधिकार क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील तक वो पूरे सागर पे भी है यानी कि जल पे भी है और पूरे आकाश पे भी होता है। टेरिटोरियल सी प्रादेशिक क्षेत्र का पूरा अधिकार होता है उस देश का जो 12 नॉटिकल माइल तक आता है। चलिए और आगे समझने का प्रयास करते हैं। अगला बात कर लें, जो दूसरा क्षेत्र है उसे बोला जाता है कॉन्टिगुअस जोन। इसी को बोला जाता है सन्निहित क्षेत्र या समीवर्त क्षेत्र बोला जाता है। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक फैला होता है। अब इस पर क्या होता है? जल का तो पूरा पूरा नियंत्रण होता है, सागर पर या जल पर पूरा नियंत्रण होता है, परंतु आकाश पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब जैसे ही इसके जल क्षेत्र पर, जैसे ये मान लीजिए जैसे ये मान लीजिए भारत है। अब ये आधार रेखा है, आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल तक। अब यहाँ पर जल जो भरा हुआ है, अगर इस पर कोई जहाज़ आ जाता है, ये मान लीजिए कोई जहाज़ अगर इसके अंदर आ गया तो उसे क्या देना पड़ेगा? सीमा शुल्क देना होगा। तो ये क्या है? अंदर आ सकता है और कोई जहाज़ भी अंदर आ सकता है, लेकिन उसे क्या होगा? सीमा शुल्क देना होगा यहाँ पर। चलिए और आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? उस राज्य या देश को उसका सीमा शुल्क देना होगा, सीमा शुल्क देना होगा। अगर राज्य अंदर आएगा तो राज्य को, देश का कोई जहाज होगा, देश का जहाज अंदर आएगा तो उसको क्या होगा? सीमा शुल्क देना होगा। अब अगला है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मतलब अनंत आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। अनंत आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक से मतलब ही आप समझ गए, ये इकोनॉमिक जोन है, आर्थिक क्षेत्र है। तो इसे बोला जाता है, यह क्षेत्र आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक होता है। मतलब जैसे ये आधार रेखा है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक फैले हुए क्षेत्र को अनंत आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। आर्थिक दृष्टि से जो भी 200 नॉटिकल मील के पास पाया जाता है, जो देश उसके सबसे समीप होता है उसी पर उसका अधिकार होता है। तो बात कर ले, इसमें जल तथा आकाश पर कोई अधिकार नहीं होता। कोई भी देश हो, जैसे ये कोई देश, मतलब भारत है, भारत से 200 नॉटिकल माइल तक, उस 24 नॉटिकल माइल के बाद सारा अधिकार सभी देशों का सामान्य रूप से होता है। 200 नॉटिकल माइल तक कोई भी देश इसमें क्या है? आ जा सकता है, कोई सीमा शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन बात कर ले, सभी देशों का सामान्य अधिकार होता है इस पर। किसी भी देश का जहाज़ आ जा सकता है, मतलब कोई भी देश का जहाज़ अगर इधर अंदर आना चाहे तो आसानी से आ जा सकता है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई सीमा शुल्क नहीं देना होगा। अब बात कर ले आर्थिक दृष्टि से इस देश या राज्य का, आर्थिक दृष्टि से जिस देश या राज्य का अधिकार होगा जो 200 नॉटिकल मील के पास होगा। मान लीजिए ये भारत है
और भारत ये सबसे पास क्या है, 200 नॉटिकल मील है भारत के, ये भारत के सबसे पास है। बांग्लादेश से थोड़ा दूर है, म्यांमार से थोड़ा दूर है, लेकिन भारत के ये 200 नॉटिकल मील सबसे पास है। और यहीं पर मछली पाई गई या पेट्रोलियम पाया गया या प्राकृतिक गैस पाया गया या कोई द्वीप पाया गया, तो उस पर किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा, ना कि किसी और देश का। किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा, क्योंकि भारत 200 नॉटिकल मील भारत से ये सबसे पास में है भारत के। इस वजह से इस पर क्या होगा, भारत का अधिकार होगा। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है अनंत आर्थिक क्षेत्र। तो इसमें किसका किसका अधिकार होगा, अधिकार क्षेत्र देख लीजिए। अधिकार क्षेत्र किसका होगा, पेट्रोल किसका अधिकार होगा, भारत का अधिकार होगा। प्राकृतिक गैस पे भी भारत का अधिकार होगा, या जो देश 200 नॉटिकल मील के सबसे पास होगा उसका अधिकार होगा उस पर। मछली का अधिकार होगा और द्वीप का, ये चारों चीज़ों का पूरा अधिकार होगा। जो देश 200 नॉटिकल मील के सबसे करीब होगा उसका पूरा अधिकार होगा। तो ये 3 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है, कितने नॉटिकल मील से कितने नॉटिकल मील के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। तो ये पूरा पेपर में देखने को मिलता है। अब हो गया हाई सी, इसी को कहा जाता है खुला सागर। अब मान लीजिए 200 नॉटिकल मील के बाद जितना भी सागर होता है उसे कहा जाता है खुला सागर। उसे क्या कहा जाता है, खुला सागर कहा जाता है। यह क्षेत्र 200 नॉटिकल मील से अधिक क्षेत्र में फैला होता है। इस पर सभी देश का अधिकार होता है। इस पर क्या है, सभी देश का अधिकार होता है। परंतु जो देश कोई भी चीज़ इसमें खोजेगा, जैसे मान लीजिए अब यहाँ से 200 नॉटिकल मील है कि बाद जो भी क्षेत्र है, यहाँ पर मान लीजिए कोई बंदरगाह खोज लिया, यहाँ पर चीन ने कोई बंदरगाह यहाँ पे खोज लिया, या भारत ने कोई प्राकृतिक गैस खोज ली, तो जो देश खोजेगा उस पर उसका अधिकार होगा। उस पर क्या होगा, उसी देश का अधिकार होगा। तो इसी को बोला जाता है हाई सी या खुला सागर, इसी को ही बोला जाता है। चलिए, ये चैप्टर पूरा का पूरा आज हमने यहाँ पर कवर कर दिया। पूरा का पूरा NCERT SCERT से पूरा एक एक टॉपिक कवर किया गया है। मुझको विश्वास है कि आपको पूरा टॉपिक समझ में आया है। अगर आपको पूरा टॉपिक समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, कमेंट करना है, और आपके लिए ये क्लास निरंतर आती रहेगी। देख लेते हैं हम लोग, पहला टॉपिक आज हम लोग ने कवर किया है। बात कर लेते हैं कि आज हम लोग ने पहला टॉपिक कवर किया है भारत का सामान्य परिचय, और इसका PDF आपका मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8707885897 पे इस पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जल्दी से जल्दी इसका टेलीग्राम ग्रुप बनने वाला है TRE4 का, वहाँ पर आपको सारे PDF ऐसे ही रोज़ाना के मिलने वाले हैं। आप एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक इसके कवर कराने वाले हैं, और लगभग एक एक क्लास में एक एक टॉपिक कवर कराएंगे। लगभग 20 से 25 क्लासें होंगी आपकी, और भी टॉपिक इसमें इंक्लूड करने वाले। 20 से 25 क्लास में आपकी पूरी की पूरी TRE4 के लिए ज्योग्राफी ख़त्म करने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जैसा लगा हो आप कमेंट कर सकते हैं, और निरंतर आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार किया जाएगा। चलिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।